हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है कि ईवीएस को एनसीईआरटी के नोट्स बनाकर मैं पढ़ा रही हूँ। कुल 6 वीडियो आ चुके हैं, आज ये 7वां वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो लेसन पढ़ाए थे उसमें मैंने अमृता देवी बिश्नोई के बारे में बताया था, खेजड़ी वृक्ष के बारे में बताया था और अनीता की मधुमक्खियाँ यानी मधुमक्खियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, चींटियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और ओमना का जो सफर है वो लेसन 6, 7, 8 में पूरा होता है। जो आपकी क्लास 4th की ईवीएस की पुरानी वाली बुक है उसमें लेसन 6, 7, 8 में ओमना के सफर के बारे में बताया गया है और ओमना अपने अनुभव साझा करती है, तो वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं। आज ये 7वां वीडियो है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी हैं तो एक बार समय निकाल कर जरूर देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा और जल्दी प्लेलिस्ट में बना दूंगी अलग से, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे 9, 10, 11, ये 3 लेसन आज मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगी। तो पाठ 9 है बदलते परिवार। अब इसमें 3 परिवारों की कहानियां हैं और बदलाव के कारण हैं। अब मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, पाठ में मुख्य रूप से 3 बच्चों के परिवारों के माध्यम से बदलाव के कारणों को दर्शाया गया है, यानी हमारे परिवार में बदलाव किस कारण से आते हैं ये दर्शाया गया है। चलिए सबसे पहले लिखा है निम्मी का परिवार। तो निम्मी के परिवार में नन्हा मेहमान आया है। बदलाव का कारण क्या है? निम्मी के घर में एक नन्ही छोटी बहन का जन्म हुआ है। बदलाव क्या हुआ? परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ गई। माँ, पिताजी और चाचा के दैनिक कामों में बदलाव आया क्योंकि अब वे बच्चों की देखभाल में हाथ बटाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए निम्मी के परिवार में बदलाव आया है और बदलाव का कारण है कि उसके घर में एक नन्ही छोटी बहन का जन्म हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है शेरिंग का परिवार। अब जो शेरिंग एक बच्चा है, इसके पिताजी की पदोन्नति हुई है यानी प्रमोशन हुआ है, तो इसीलिए इनका ट्रांसफर यानी बदली कर दी गई है। बदलाव क्या है? शेरिंग का परिवार एक नए शहर में रहने चला जाता है। वहां उसे नए स्कूल में दाखिला लेना पड़ता है और नए दोस्त बनाने पड़ते हैं। यानी शेरिंग जो है, इसके पिताजी बैंक में नौकरी करते हैं, तो पदोन्नति हो गई है, उनका प्रमोशन हो गया है, लेकिन उनका ट्रांसफर भी हुआ है। तो शेरिंग जो है नए शहर में रहने के लिए जा रहा है, वहां वह नए स्कूल में दाखिला लेगा और अब उसे नए दोस्त भी बनाने पड़ेंगे। बदलाव का कारण भी लिखा है और क्या बदलाव आया है ये भी लिखा है। आगे लिखा है नाजली का परिवार। तो बदलाव का कारण क्या है? नाजली के चचेरे भाई की शादी हो गई है। बदलाव क्या हुआ है? घर में एक नई दुल्हन आई है, यानी कि चचेरे भाई की शादी हुई है तो घर में भाभी जी आ गई हैं, जिससे परिवार में एक नया सदस्य जुड़ा है। साथ ही दुल्हन के अपने पुराने घर में भी एक सदस्य कम होने से बदलाव आया है। अब जब शादी होती है तो एक घर में तो एक सदस्य बढ़ जाता है। जैसे किसी लड़के की शादी है, जैसे नाजली के परिवार में हुआ है, नाजली के चचेरे भाई की शादी हुई है तो उसके घर में दुल्हन आ गई हैं, भाभी आ गई हैं, तो एक सदस्य बढ़ गया है। लेकिन जहां वे अपना मायका छोड़कर आई हैं वहां पर एक सदस्य कम होने से भी बदलाव हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है परिवारों में बदलाव के मुख्य कारण। कुछ अन्य कारण भी दर्शाए गए हैं। ये 3 कारण तो लेसन में बताए गए हैं, जैसे नए बच्चे का जन्म होना, किसी सदस्य की शादी होना, नौकरी के कारण तबादला या पलायन। लेकिन कई घरों में ऐसा भी होता है, बच्चे उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, क्योंकि कभी कभी हम जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे क्षेत्र में नहीं उसका प्रबंध होता है, यानी कि कोई अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं होते, तो उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। घर के किसी सदस्य का नया व्यवसाय या काम शुरू करना। अब ऐसा भी होता है कि कई बार लोग जो होते हैं नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, उनके क्षेत्र में उन्हें पर्याप्त पैसा नहीं मिल पाता या कोई और भी कारण हो सकते हैं, तो लोग जो है नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, नया व्यवसाय शुरू करने के लिए भी बाहर जाते हैं। तो ये कुछ अन्य कारण भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेसन है पाठ 10 है हुत्तुत्तु। अब आप कहेंगे कि मैम ये क्या बोल रही हैं? ये नाम है कबड्डी का।
कबड्डी के अन्य नाम भी हैं चेडुगुडू, हुतुतु, हाक टू डू और छू किटकिट। ये सभी कबड्डी के नाम हैं जो आपको याद भी रखना है। कबड्डी की एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। अब 7 खिलाड़ी कोर्ट में होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, और 5 होते हैं रिजर्व में। तो 7 कोर्ट में और 5 रिजर्व में। ज्वाला, लीला और हीरा ये तीनों बहनें हैं और मुंबई में रहती हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हैं ज्वाला, लीला और हीरा, ये तीनों बहनें हैं और मुंबई में रहती हैं। पहले ये कबड्डी खेलती थीं और दूसरों को भी सिखाती थीं। तो इनके बारे में इतना आपको याद रखना है। एनसीईआरटी में इनके बारे में जिक्र किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी लेसन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कर्णम मल्लेश्वरी वाला। इनके बारे में आपको याद रखना है। ये वेट लिफ्टर हैं, आपको पता है इनके बारे में, आपको जानकारी होगी, नहीं है तो कर लीजिए जानकारी। मैंने यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में लिखे हुए हैं। इनसे संबंधित प्रश्न कई बार पूछा गया है और इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जो यहाँ लिखा है इतनी लाइनें यदि आप पढ़ लेते हैं, याद हो जाती हैं, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। कई बार तो यही पूछ लिया गया कि ये किस राज्य से संबंध रखती हैं, तो आपको याद रखना है ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार थे। ये 12 वर्ष की उम्र से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब ये एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। तो 12 वर्ष की उम्र से ही ये वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी, लेकिन अब ये 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। इन्होंने कुल 29 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते, जिसमें 11 स्वर्ण पदक शामिल हैं। तो 29 अंतर्राष्ट्रीय पदक इन्होंने जीते हैं, जिसमें 11 स्वर्ण पदक हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और लिखा हुआ है इनके बारे में। सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये भारत की पहली महिला एथलीट हैं और यही आपको याद रखना है। तो सन 2000 में जब सिडनी में ओलंपिक हुआ था, तब इन्होंने कांस्य पदक जीता था और ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये भारत की प्रथम महिला एथलीट है। 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार, 1995 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न और राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। वर्तमान जो नाम है वह है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और 1999 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला, 1995 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न, क्योंकि तब इस खेल रत्न का नाम राजीव गांधी था, लेकिन वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, पुरस्कार का वर्तमान नाम है ये। और 1999 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ 11 है फुलवारी। पाठ 11 है फुलवारी और फुलवारी में फूलों के बारे में बताया गया है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रश्न जो है शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता रहा है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अब एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है, शांत घाटी। तो शांत घाटी केरल में है। ये दोनों ही घाटियां आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड, शांत घाटी केरल। आगे लिखा है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि पूरी साल यहाँ पर फूल खिले रहते हैं, नहीं, साल में कुछ ही हफ्तों के लिए फूल यहाँ पर खिलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूल खाए भी जाते हैं। अब कुछ फूल ऐसे हैं जो खाए भी जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से सब्जी बनती है कचनार के फूलों की। तो उत्तर प्रदेश वाले कमेंट कीजिएगा जरूर कि आपने कचनार के फूलों की सब्जी खाई है कि नहीं, बताइएगा कमेंट में जरूर। आगे लिखा है, केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है। अब केरल में यदि आप जाते हैं तो वहां पर केले की फूल की सब्जी खाई जाती है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े खाए जाते हैं,
ये आप देख सकते हैं। अब भाई मैं महाराष्ट्र तो गई हूँ, महाराष्ट्र के एक शहर में मैं हो आई हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बिकता हुआ देखा वह है बड़ा पाव। जहाँ पर भी आप देखेंगे खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, स्टेशन पर भी बड़ा पाव, ट्रेन में भी बड़ा पाव बेचने के लिए आते हैं। और जो महाराष्ट्र में और जो खाने पीने के जो दुकानें हैं, छोटा सा शहर है जो महाराष्ट्र का, वहाँ मैं गई थी, तो वहाँ पर भी बड़ा पाव अधिक मात्रा में आप बिकता हुआ देख सकते हैं। यानी वहाँ के लोग बड़ा पाव पसंद करते हैं और अच्छा भी है, अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ बात हो रही है फूलों की। आप लोग कहेंगे कि मैम तो महाराष्ट्र पहुंच गई, बड़ा पाव खिलाने लगी। तो बड़ा पाव नहीं खिला रही मैं बता रही हूँ बस। तो यहाँ बात हो रही है फूलों की। तो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। उत्तर प्रदेश वाले जरूर कमेंट कीजिएगा। केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है और महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े खाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इत्र के लिए मशहूर जिला। अब उत्तर प्रदेश का एक जिला है कन्नौज, और ये इत्र के लिए मशहूर है। आज भी यदि आप कन्नौज जाते हैं तो वहां पर आप इत्र बिकता हुआ देखेंगे, क्योंकि इत्र के लिए ये जिला मशहूर है। छोटी छोटी सी शीशियां बिकती हैं वहां पर, और उनमें सुगंधित इत्र, बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है, तो वो वहां पर बनाया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। पास के इलाकों से यहाँ ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, इससे इत्र बनाया जाता है, गुलाब जल बनाया जाता है और केवड़ा बनाया जाता है फूलों के रस से। पास के इलाकों में, आसपास के जो इलाकों में फूल होते हैं, जो फूल उगते हैं, उन फूलों को ट्रकों में भरकर लाया जाता है, फिर उनसे इत्र बनाया जाता है, गुलाब जल बनाया जाता है और केवड़ा तैयार किया जाता है। केवड़ा जो मिठाइयों में डाला जाता है, याद रखिएगा। आगे लिखा है कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। लिखा है मधुबनी चित्रकला। इसी लेसन में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मधुबनी चित्रकला का। उत्तर प्रदेश के बारे में बता दिया आपको। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है और जो फूलों की सब्जी बनाई जाती है वो भी मशहूर है। आप चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार की तरफ रुख करते हैं और मधुबनी चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो बिहार राज्य से इसका संबंध है मधुबनी चित्रकला का, तो यह बिहार राज्य से संबंधित है। इसका नाम बिहार के जिले मधुबनी के नाम पर रखा गया। तो बिहार का एक जिला है मधुबनी, उसी के नाम पर इस चित्रकला का नाम रख दिया गया। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहां की दीवारों पर और आंगन में इस चित्रकारी का प्रयोग किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके की चित्रकारी इसमें की जाती है। कैसे की जाती है ये भी मैंने लिखा है। इस चित्रकला में चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। तो कोई भी आर्टिफिशियल रंग इसमें प्रयोग नहीं किए जाते, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और चावल के पीसे हुए घोल का इस्तेमाल किया जाता है। उसी में मिलाया जाता है रंग और उसी से बनाए जाते हैं चित्र। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रंग भी खास तरीके के ही होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब प्रश्न जो पूछा जाता है वो इसी तरीके से पूछ लिया जाता है कि मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। अब आपको 4 या 5 कथन दे दिए गए, आपसे सत्य पूछ लिए गए, नीचे विकल्प दिए जाते हैं। तो यदि आप ये सब याद रखेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। 3 लेसन मैंने आपको पढ़ाए हैं, 9, 10 और 11। 3 लेसन मैंने पढ़ा दिए हैं। प्रत्येक वीडियो में 3-3 लेसन मैं पढ़ा रही हूँ। छोटे छोटे से लेसन हैं और कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। ये पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ या नोट्स ज़रूर लिखिएगा। तो ये नोट्स मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे बिल्कुल मुफ्त में। बस आप लोग लिखिएगा, कुछ रिस्पॉन्स दीजिएगा। आप लोग कुछ भी कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है।
मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।